हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोमायोपैथी। आज हम कार्डियोमायोपैथी के बारे में बात करेंगे कि कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, इसके होने के किस तरीके के कारण होते हैं, किस तरीके के लक्षण हमें कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलते हैं और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें रिस्क होता है कार्डियोमायोपैथी होने का, और इसका हम सर्जिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट इसका कैसा होता है ये देखेंगे। तो बेसिकली जो कार्डियोमायोपैथी है वो एक दिल में होने वाली बीमारी होती है, जो कि हमारी दिल की जो मसल्स होती हैं, अगर उनमें दिक्कत हो जाए, वो चौड़ी हो जाए, उनमें और मांस बढ़ जाए या वो काम करना बंद कर दे, कम कर दे, तो ऐसी कंडीशन में कार्डियोमायोपैथी होती है। कार्डियोमायोपैथी को समझने से पहले हम थोड़ा हार्ट के बारे में जानते हैं कि हमारा हार्ट क्या होता है, किस तरीके से इसका काम होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है। हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है, जो कि हमारे दोनों लंग्स यानी कि हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट है और हमारे सीने में थोड़ा सा लेफ्ट को प्रेजेंट है। ये देखिए, ये एकदम बीच में भी नहीं है और एकदम लेफ्ट में भी नहीं है, ये बीच और लेफ्ट की जगह पे प्रेजेंट है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। इस जगह पे हमारे दोनों फेफड़े होते हैं, इनके बीच में हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है उसका आकार हमारी मुट्ठी के बराबर होता है और जिसका काम बहुत बड़ा होता है। हार्ट एक ऐसा मात्र हमारे बॉडी में ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है। ब्लड को पंप करना और उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करना हमारे हार्ट का काम होता है। ये हमारी बॉडी का पहला ही सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि जो रक्त संचार में हमारी मदद करते हैं, रक्त संचार का जो सिस्टम है, वो पहला ऑर्गन जो है जहां से शुरुआत होती है रक्त संचार की, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा दिल होता है, हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट की 3 लेयर होती हैं, इसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इन 3 लेयर्स के बारे में, बट मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम किस तरीके से हार्ट को जान सकते हैं। तो हार्ट की ना 3 लेयर होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो जो कार्डियोमायोपैथी होती है वो होती है मायोकार्डियम में, जो कि बीच की लेयर होती है। तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं जो कि मसल्स के बने होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। 4 चैम्बर होते हैं जो हमारे हार्ट के अंदर ही 4 चैम्बर होते हैं जो कि मसल्स के बने होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चार्ज करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो चार्ज करते हैं, इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को चार्ज करने का काम हमारी मसल्स करती हैं, हार्ट की मसल्स, जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। और हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम डायरेक्टली हमारे हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है। हम अपने हार्ट के फंक्शन को खुद से नहीं कंट्रोल करते हैं,
ठीक है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम ही कर सकता है। हम कभी अपने दिल की धड़कनें नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे ब्रेन के काम करने की जो क्षमता है, जो हमारा ब्रेन काम करता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम हार्ट जो है, जो कि कंट्रोल हो रहा है ब्रेन के द्वारा, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हार्ट का जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो हमारा ब्रेन करता है। अब हार्ट के जो मेन फंक्शन होते हैं वो ये होते हैं कि हमारा हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में मूव करवाता है। हर एक भाग में ब्लड पहुंचता है। हमारे सर से लेके पैर तक के हर एक हिस्से में ब्लड जाता है, और वो ब्लड का संचार जो है हमारा हार्ट करता है। साथ ही साथ हमारा जो हार्ट है, वो हमारी जो हार्ट रेट होती है, दिल की धड़कने की जो क्षमता होती है, उसकी रिदम और उसकी स्पीड, कितनी तेजी से दौड़ना चाहिए और एक ही रिदम में चलना चाहिए, हार्ट रेट, उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो भी आपको दिल की दिक्कतें हो सकती हैं, और ज्यादा रहेगा तो हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमारे ब्लड का जो प्रेशर है, कितने प्रेशर से हमारे वॉल पे ब्लड पंप कर पा रही है मसल्स, वो भी एक प्रेशर होता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम हमारा हार्ट करता है। ये देखिए, ये दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है। ये हमारे हार्ट के कुछ पार्ट हैं। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा होता है, जो कि पूरी बॉडी से जो खराब खून आता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड नहीं रहता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 मिली होती है, वो यहाँ सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से हमारे दिल के अंदर आता है। यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ये ऐसे यहाँ पे 4 चैम्बर बने हुए हैं, जिनके बारे में भी हम देखेंगे। और ये जो हार्ट है, ये पल्मोनरी आर्टरी और अरोटी आर्टरी, इन दोनों से कनेक्ट होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारे दिल के जो खून है, जो ऑक्सीजनेटेड नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 मिली हुई है, उस खून को पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाती है। लंग्स से जो हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो जब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में कनेक्ट हो जाती है और जब वो CO2 वाला ब्लड लेके जाती है लंग्स में, तो CO2 गैस बाहर चली जाती है और O2 अंदर आ जाती है, और वो खून ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। फिर वो ऑक्सीजन युक्त खून पल्मोनरी आर्टरी से ही वापस से हमारे दिल में आता है, और अरोटा की मदद से वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो इस तरीके का इसका एक छोटा सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारे रक्त संचार को करने के लिए हमारे हार्ट का ही एक छोटा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे हार्ट के चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर ऊपर की तरफ होते हैं और 2 चैम्बर नीचे की तरफ होते हैं। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम लेफ्ट और राइट एट्रिया कहते हैं। जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये देखिए, ऊपर वाले 2 चैम्बर जो हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल्व होता है। ये आप वॉल देख रहे हैं, इन दोनों चैम्बर्स के बीच में वॉल्व होते हैं जो कि बंद रहते हैं। ठीक है, जब सुपीरियर वेना केवा से ब्लड, यहाँ से ये जो है नीले कलर का हिस्सा, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, इन दोनों से ब्लड
जब राइट एट्रियम में आता है, तब जब राइट एट्रियम फुल हो जाता है, तब जाके ये जो वॉल्व है, पहला वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ये खुलता है। खुल के पूरा ब्लड रश होके राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जो कि लंग से कनेक्ट है। फिर सेम इधर भी है कि जब हमारी पल्मोनरी वेन जब ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेके आती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तब ये जो मिट्रल वॉल्व है ये बंद रहती है। फिर जब ये पूरा फुल हो जाता है, तब ये प्रेशर डालती है मिट्रल वॉल्व पे खुलने का, तब ये खुलता है और पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो इसमें दो वॉल्स होते हैं, दोनों एट्रियम के और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। अब इसमें सेप्टम होता है। सेप्टम क्या होती है? एक मसल होती है, दीवार की तरह काम करती है, और इसका काम होता है कि दोनों जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रियम है उनको सेपरेट करना, अलग अलग करना। क्योंकि अगर वो मिक्स हो जाएंगे तो ऑक्सीजन और डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, दोनों ब्लड जो होंगे वो मिक्स हो जाएंगे, यानी कि CO2 O2 जो ब्लड रहेगा वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, हम बीमार होते रहेंगे, जल्दी हमें दिल की बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो उन दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। तो दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स को अलग रखने का काम हमारा सेप्टम करता है। ये देखिए, ये सेप्टम आप देख रहे हैं, ये दोनों को देखिए अलग कर रहे हैं। एट्रियल सेप्टम और वेंट्रिकल सेप्टम, दो सेप्टम होते हैं, ये दोनों इसको अलग करते हैं। ठीक है, एट्रियल सेप्टम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को अलग करता है, और वेंट्रिकल सेप्टम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करता है। इस तरीके से सेप्टम बने हैं जो कि दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स को अलग करते हैं। फिर अब आता है हमारा नेक्स्ट कि लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि कार्डियोमायोपैथी जो होने का सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारी हार्ट की मसल्स ही होती हैं, यानी कि जो सेप्टम है। ठीक है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, वो हमारे दिल का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है। इसका रीजन ये भी है कि वो वहां पे जो अरोटा आर्टरी है, अरोटिक आर्टरी जहाँ वहां पे कनेक्ट है, वो अरोटिक आर्टरी हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो इसी कारण से, क्योंकि वो बड़ा है, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन युक्त खून जो है वो इकट्ठा होता है, फिर वो प्रेशर लगाता है अरोटिक वॉल्व पे कि वो खुले और ब्लड जो है वो बॉडी में सप्लाई करे। तो इसी कारण से, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर जनरेट करना रहता है ब्लड को नीचे पुश करने के लिए और वॉल्व को खोलने के लिए, इसी कारण से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो साइज में चारों चैम्बर में सबसे बड़ा होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर्स की जो दीवारें होती हैं, जो सेप्टा होता है, जो सेप्टम होता है, वो 1/2 इंच मोटा होता है। ठीक है, वो इतना ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं कि अरोटिक वॉल्व को खुले और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो। तो ये हमारे हार्ट के चैम्बर्स और सेप्टम हो गए। अब आती है हमारी हार्ट वॉल की लेयर्स, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी जो होती है हमारी इन लेयर्स में ही होती है। इसलिए हमारी हार्ट की वॉल्व्स, अब हम जानेंगे कि हमारी हार्ट की वॉल्व क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो जो हमारी हार्ट की वॉल्व होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, हमारी हार्ट की वॉल्व कनेक्टिव टिश्यूज, एंडोथीलियम और कार्डिक मसल्स, इन सब से मिलके हमारी हार्ट की वॉल्व बनी होती हैं। और जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो ही सबसे ज्यादा हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं
और हार्ट बीट को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलवाती हैं। सिंक्रोनाइज मतलब होता है कि एक ही साथ साथ चलना, ठीक है, किसी भी क्रिया का साथ साथ होना। तो हमारी हार्ट बीट का एक साथ होना जरूरी है, साथ साथ चलना जरूरी है। तो वो काम हमारी कार्डिक मसल्स करवाती हैं। और हार्ट वॉल जो होती है 3 लेयर्स में डिवाइड है। एपिकार्डियम, जो कि हमारी सबसे बाहर की लेयर होती है, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, हमारे हार्ट को बचाती है, वो लेयर होती है एपिकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है वो मसल्स की लेयर होती है, जो कि हमारे हार्ट के जो कार्डियक मसल्स हैं वो लेयर होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में ही कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन बनती है। और मायोकार्डियम जो है वो बीच की लेयर है। फिर होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर की जो लेयर है हमारी वो होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम 3 लेयर हमारी होती हैं हार्ट की वॉल में। अब हम एक एक करके हर एक लेयर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि किस लेवल की लेयर किस तरीके से काम करती है। और कार्डियोमायोपैथी अगर किसी लेयर में हो रहा है, बेसिकली वो तो कार्डिक मसल्स में हो रहा है, जो कि पार्ट है हमारी हार्ट वॉल की लेयर का। तो इसलिए हम एक एक लेयर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एपिकार्डियम यानी कि सबसे बाहर की तरफ की हार्ट वॉल होती है, अभी हमने देखा। हम एपिकार्डियम को विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा जो हार्ट है वो एक पेरिकार्डियम के अंदर रहता है। तो पेरिकार्डियम की अंदर वाली लाइन जो होती है वो होती है विसरल पेरिकार्डियम। और हमारा एपिकार्डियम भी एक लेयर है, हार्ट की सबसे बाहर की लेयर है और पेरिकार्डियम की अंदर वाली लेयर है, ठीक है। पेरिकार्डियम एक केज होता है, एक जेल जैसा होता है, जिसके अंदर हमारी हार्ट की वॉल्व, हमारा हार्ट, लंग्स, ये सब पेरिकार्डियम के अंदर रहते हैं। तो अब हमारी जो एपिकार्डियम है वो कनेक्टिव टिश्यूज लेकिन लूज, यानी कि जो लचीले हों, लचकदार हों, ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनती है, इलास्टिक फाइबर्स से मिलके बनती है और एडिपोज टिश्यूज से मिलके बनती है। एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो फैट वाले जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं, बट ये जो है वो हेल्दी एडिपोज टिश्यूज उनसे मिलके बनती है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज, इलास्टिक फाइबर्स और एडिपोज टिश्यूज से मिलके हमारे बॉडी के एपिकार्डियम लेयर बनी है हार्ट की। एपिकार्डियम का क्या काम होता है कि वो हमारे हार्ट को, इनर हार्ट को, जो इनर हार्ट लेयर है उसको प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ हमारे जो पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड भरा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसको प्रोड्यूस करने में भी मदद करे। ये जो फ्लूइड भरा हुआ है पेरिकार्डियम कैविटी में, वो क्या घर्षण कम करता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स के बीच में दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती हैं। तो पहली तो हमारी इनर लेयर होगी पेरिकार्डियम की, दूसरा होता है एपिकार्डियम। तो इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है ताकि दोनों मेंबर के बीच में घर्षण ना हो। साथ ही साथ जो हमारी हार्ट की लेयर होती है, ठीक है, हार्ट लेयर जो है हमारी ये एपिकार्डियम, वो कोरोनरी ब्लड वेसल्स के साथ मिलके उसकी भी लेयर बनाती है। कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो होती है वो हार्ट वॉल में ब्लड सप्लाई देती है, क्योंकि हर चीज को काम करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड में ही हमारे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब होते हैं। तो हार्ट को खुद भी काम करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो हमारी कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। अब जो एपिकार्डियम है, इनर लेयर है हमारे हार्ट की, और ये कनेक्ट होती है मायोकार्डियम से। तो हम बढ़ते हैं हमारे मायोकार्डियम की तरफ। ये देखिए, ये हमारे हार्ट की लेयर्स हो गई। सबसे ऊपर वाली होती है हमारी एपिकार्डियम,
अब हम बात करेंगे बीच की लेयर यानी कि मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम जो होती है मिडिल लेयर होती है हमारे हार्ट के वॉल की, ठीक है। बीच वाली लेयर होती है एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच वाली लेयर होती है मायोकार्डियम। ये कार्डियक मसल्स फाइबर से मिलके बनी होती है, ठीक है, और हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। हमारे हार्ट में इजीली कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका कारण है हमारी हार्ट की कार्डियक मसल्स। जो मायोकार्डियम है वो बहुत मोटी वॉल होती है और इसकी थिकनेस जो है, जो इसकी मोटाई है मायोकार्डियम की, वो हार्ट के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होती है। जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि जो लेफ्ट चैम्बर है वहां की कार्डियक मसल ज्यादा मोटी होती है। बाकी चारों कंपैरिजन में करें, हम चारों चैम्बर के कंपैरिजन में देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड वाली जो मसल है हमारी वो ज्यादा मोटी है, इसीलिए क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ता है उस चैम्बर को। तो इसी कारण से जो हमारी कार्डियक मसल्स की जो थिकनेस है वो हमारे हार्ट का पार्ट किस तरीके का काम कर रहा है उसके हिसाब से वो थिकनेस है। जैसे कि मायोकार्डियम का लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा मोटा होता है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो पावर जनरेट करे, साथ ही साथ हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करे और हार्ट से लेके पूरी बॉडी में उसका सप्लाई करे। हमारी कार्डियक मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका कंट्रोल हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, जो कि डायरेक्टली एक इनवॉलेंटरी फंक्शन होता है। हार्ट रेट उसके अंदर ही इंक्लूड रहती है। तो कार्डियक मसल्स फाइबर का जो फंक्शन है वो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ये देखिए, ये हमारी मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम, बीच की लेयर होती है। जो अब मायोकार्डियम मसल्स फाइबर है वो क्या करते हैं, कंडक्शन करवाते हैं, ठीक है। कंडक्शन के कारण ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है। हमारे कार्डियक मसल्स में फाइबर्स के बंडल हैं, जिसके अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, परकिंजे फाइबर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी करते हैं और नीचे लेके जाते हैं सेंटर हार्ट में वेंट्रिकल्स के पास, ठीक है। तो वहां से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चार्ज होती है। जो हमारी धड़कनें होती हैं वो इसी कारण से होती है क्योंकि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और इम्पल्सेस चार्ज करता है, ठीक है। तो ये जो इम्पल्सेस हैं ये हमारी मसल फाइबर्स को ट्रिगर करती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें। तो हमारे कार्डिक मसल्स जो है उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर ये कार्डिक मसल्स कंडक्ट नहीं होंगी, कंडक्शन नहीं करवाएंगी, तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे और बॉडी में ब्लड नहीं आएगा या कम मात्रा में आएगा। तो कार्डियोमायोपैथी जो है वो हमारे कार्डिक मसल्स फाइबर में होने वाली ही कंडीशन है। तो ये हमारी अब सेकेंड लेयर हो गई कार्डियक की मायोकार्डियम। अब नेक्स्ट आती है हमारी एंडोकार्डियम और उसके बारे में अब देखते हैं। एंडोकार्डियम जो होती है अंदर की तरफ रहने वाली हार्ट की वॉल होती है जो कि बहुत पतली होती है। ये जो लेयर है हमारे इनर हार्ट के चैम्बर के पास रहती है। हमारे जो हार्ट वॉल्स हमने अभी देखे थे उनके ऊपर कवर करके रखती है और एंडोथीलियम फिर आगे चल के कंटिन्यूअस होती है और एक बड़ी ब्लड वेसल्स बनाती है। हमारे एंडोकार्डियम जो है वो हमारे स्मूथ मसल्स को कंसिस्ट करके रखी है और इलास्टिक फाइबर्स को, यानी कि जो हमारे बॉडी हमारे हार्ट की जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारी एंडोकार्डियम के पास है और इलास्टिक फाइबर भी ये कंसिस्ट करती है अपने पास, मिलके जो बनी स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर से मिलके बनी है। तो ये हमारी एंडोकार्डियम। तो इस तरीके से तीन लेयर होती हैं हमारे हार्ट में। पहली होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो कार्डियोमायोपैथी जो होता है वो मायोकार्डियम की कंडीशन है। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे और बात करेंगे मायोकार्डियम के बारे में। अब आता है कार्डियोमायोपैथी।
कार्डियोमायोपैथी जो है एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे मायोकार्डियम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। इसमें जब कार्डियोमायोपैथी होता है तो हमारा जो हार्ट है वो एकदम जकड़ जाता है, कार्डियक मसल्स एकदम बड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, कभी कभार स्कार टिश्यूज भी बन जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ना तो एक्टिविटी के टाइम पे और ना ही रेस्ट के टाइम पे। दोनों ही टाइम पे हार्ट पंप नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं, जो मायोकार्डियम लेयर है, वो अगर कंडक्ट नहीं करेगी, इंपल्सेस जनरेट नहीं करेगी, तो हमारा हार्ट कैसे पंप करेगा? कैसे वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा कि ब्लड को बॉडी में सप्लाई करना है? तो जो मायोकार्डियम है, अगर उसमें उसकी मसल्स, जो मायोकार्डियम लेयर की मसल्स है, अगर उसमें दिक्कत हो जाती है, वो चौड़ी हो जाती हैं, जकड़न आ जाती है या स्कार बन जाते हैं, तो उस कारण से कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन बनती है। कार्डियोमायोपैथी जो होता है हमारी हार्ट की मसल्स डिसीज होती है, और ये एक तरीके की प्रोग्रेसिव हार्ट डिसीज होती है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ने वाली। समय के साथ अगर इसका पता ना चले और अगर ये बढ़ती जाए तो ये काफी जानलेवा भी होती है। तो कार्डियोमायोपैथी जो है एक प्रोग्रेसिव हार्ट डिसीज होती है, धीरे धीरे बढ़ने वाली हार्ट डिसीज होती है, जिसमें हमारा जो हार्ट है वो एक अलग तरीके से बड़ा हो जाता है, मोटा आ जाता है, उसकी मसल्स जो है, कार्डियक मसल जो है वो मोटी हो जाती हैं और उनमें जकड़न देखने को मिलती है, जिस कारण से हमारी हार्ट की मसल्स जो है वो ठीक तरीके से हमारे ब्लड को पंप नहीं कर पाती हैं या कम पंप करती हैं, और इस कारण से हार्ट फेलियर काफी देखने को मिलता है। या फिर वापस से जो ब्लड है, जब पंप हुआ तो ब्लड वापस से लंग्स में चला जाता है या रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है, हार्ट में नहीं आ पाता है। तो इस कारण से एबनॉर्मल हार्ट रिदम वाली बहुत सारी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसमें हमारी हार्ट बीट जो है, हार्ट रिदम जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। इस तरह की काफी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो कार्डियोमायोपैथी काफी खतरनाक बीमारी होती है, जिसमें आपका हार्ट जो है वो ब्लड को ही पंप नहीं कर पाता है। ये देखिए आप, इस तरीके से ये नॉर्मल हार्ट है हमारा। नॉर्मल देखिए, ये सेप्टम जो है वो नॉर्मल है, ये कार्डियक मसल्स एकदम नॉर्मल है। बट जब कार्डियोमायोपैथी हुआ तो क्या हुआ, ये सेप्टम एकदम फूल गया। इससे क्या हुआ, हमारे वेंट्रिकल वॉल्व जो है वो छोटी हो गई, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल छोटा हो गया। तो मेन काम तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ही है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड दे रहा है। तो अगर वहां की मसल्स और मोटी हो गई, वेंट्रिकल्स छोटा हो गया, तो हमारे ब्लड को सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कार्डियोपैथी की कंडीशन होती है एक। अब हम बात करेंगे टाइप की, कि कितने तरीके के, कितने टाइप की कार्डियोमायोपैथी होती है। पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि क्या कौन कौन सी कार्डियोमायोपैथी होती हैं, जो इसमें कॉमन है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे कॉमन टाइप की जो कार्डियोमायोपैथी होती है वो होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है, हमारा हार्ट जो कि ब्लड पंपिंग चैम्बर जो है इसमें, यानी कि स्पेशली हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, वो बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। दूसरा होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें हार्ट की मसल्स मोटी हो जाती हैं। एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डायस्प्लेजिया। इसमें हमारी हार्ट मसल्स क्या करती हैं कि ठीक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती हैं और हार्ट बीट को एक साथ
नहीं रिदम में ला पाती हैं, यानी कि हार्ट बीट साथ साथ नहीं चल पाती है। फिर आता है हमारा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें हमारी हार्ट की मसल्स में स्कार बन जाते हैं, जकड़न आ जाती है या कभी-कभार दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। फिर आता है हमारा ट्रांस थायरेटिन अमाइलॉइड कार्डियोमायोपैथी। इसमें हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उस चैम्बर के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाता है, जिसे हम ATTR अमाइलोडोसिस कहते हैं। तो ये एक एबनॉर्मल प्रोटीन जो है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में बनने लगता है, जिस कारण से चैम्बर में पंपिंग एक्शन नहीं हो पाता है। तो ये हमारे कुछ टाइप होते हैं कार्डियोमायोपैथी के। अब इसमें जो कॉमन है, जो टाइप इसके कॉमन है, हम इस बारे में अब देखते हैं। सबसे पहला आता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हमारे हार्ट मसल्स में होने वाली बीमारी है, जो कि तब शुरू होती है जब हमारा हार्ट का जो मेन पंपिंग चैम्बर है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर वो वेंट्रिकल चौड़ा हो जाए और उसके पास जो हार्ट की मसल्स हैं वो पतली हो जाए। ये देखिए, हमारा इस वेंट्रिकल का जब हमने अभी स्टार्टिंग में पिक्चर देखा था, तो यहाँ की वॉल्स क्या थी, थोड़ी चौड़ी थी, थोड़ी मोटी थी। पर जब ये डायलेट हो जाता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है लेफ्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इस तरीके से ये वेंट्रिकल इतना बड़ा हो जाता है और यहाँ की मसल्स जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हमारे हार्ट की मसल्स में होने वाली बीमारी है, जो कि स्पेशली हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड के चैम्बर में होती है। और यहाँ पे हमारा वेंट्रिकल एकदम चौड़ा और थोड़ा सा उसका डायलेट होके मसल्स पतली हो जाती हैं, जिस कारण से हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं कर पाता है उतने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से हमारा एक हेल्दी हार्ट पंप करता है। धीरे धीरे समय के साथ अगर इसका समय पे पता हम नहीं कर पाए, या ऐसा हुआ कि कभी सिम्टम्स आए कभी नहीं आए, या फिर हमने उन सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और दोनों वेंट्रिकल्स को अफेक्ट करता है। राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स को धीरे धीरे ये अपनी चपेट में ले लेता है। जो टर्म है कार्डियोमायोपैथी, वो खुद ही को एक रिफर कर रही है मायोपैथी, यानी कि मसल्स। मायो मतलब होता है मसल्स, कार्डियो मतलब होता है दिल। तो हार्ट की मसल्स में होने वाली बीमारी कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, ये भी हार्ट की मसल्स की प्रोग्रेसिव डिसीज है, जिसमें हमारे वेंट्रिकल चैम्बर जो होते हैं वो एकदम से बड़े हो जाते हैं और जटिल हो जाते हैं और उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है कि इसमें हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो मसल है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाए और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाए। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो एक तरीके से उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएंगे। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो तो डायलेट होता है, पर ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसका काम था कि वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करे, वो सबसे ज्यादा ब्लड को पंप करे, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसका काम कौन संभालता है? राइट वेंट्रिकल। बट राइट वेंट्रिकल उतने अच्छे तरीके से डायलेट नहीं करता है ब्लड को और उसमें भी डिसफंक्शन हो जाता है। जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, ये वर्ल्ड में सबसे हार्ट फेलियर के जो कारण हैं उसमें तीसरे नंबर पे आती है। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के कारण ही
बहुत सारे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होते हैं, क्योंकि एक बार कार्डियक मसल्स में अगर स्कार बन गया या वो डायलेट हो गई, तो उसको वापस से उसकी पोजीशन पे लाना कभी-कभार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ही ऑप्शन बचता है। तो कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण बन चुकी है हार्ट फेलियर का, और साथ ही साथ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का सबसे कॉमन रीज़न भी बनती जा रही है। तो हमारा ये पहला टाइप होता है कार्डियोमायोपैथी का, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हमारी हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं और वेंट्रिकल्स चौड़ा हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से देखिए ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट पंप हो रहा है। बट जब हमारा ये मसल्स वीक हो जाएगी, ये चौड़ा हो जाएगा, तो हमारे हार्ट को पूरा ब्लड इसमें पहले इतना फुल होगा, फिर वहाँ पे जाएगा। पर ये मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि उसको पंप करके वो एरोटिक वाल्व में भेज सके। तो वॉल में पंप करके ब्लड भी नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से हार्ट दिखता है नॉर्मल हार्ट का, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का हार्ट इस तरीके से दिखता है। फिर आता है हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप की हार्ट डिजीज है। ये भी हमारे हार्ट की मसल्स को ही अफेक्ट करता है, बट थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है, हार्ट की मसल्स मोटी हो जाती हैं, स्पेशली वेंट्रिकल्स की। दोनों जो लोअर हार्ट चैम्बर है, वहां की जो मसल्स है वो मोटी हो जाती हैं। ये देखिए, ये हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, देखिए एकदम से मोटी हो गई। ये नॉर्मल हमारे वेंट्रिकल्स है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। एकदम से अगर यहाँ की हार्ट की मसल्स मोटी हो जाएंगी तो वेंट्रिकल्स के साइज छोटे हो जाएंगे। उतना ब्लड नहीं भर पाएगा उनमें जितना एक नॉर्मल हेल्दी हार्ट में भरता था। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कंडीशन एक कॉम्प्लेक्स तरीके की है, जिसमें जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं उनमें थिकनिंग हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, जिस कारण से लेफ्ट वेंट्रिकल में जकड़न और मिट्रल वॉल्व में बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें सेलुलर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब अगला आता है हमारा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कंडीशन जो होती है, इसमें हमारी हार्ट की मसल्स जो होती हैं उनमें बहुत ज्यादा जकड़न हो जाती है, वो जकड़ी हुई हो जाती हैं, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो लचीलापन है, वो चला जाता है। जब उनमें जकड़न हो जाए और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाए, तो वो पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाती हैं, फैल नहीं पाती हैं, जिस कारण से ब्लड जो है उसके बीच में भर नहीं पाता है, और हार्ट बीट भी कम सुनाई देती हैं, बहुत ज़्यादा गैप के साथ आती हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं, वो जकड़ी हुई हो जाती हैं, कम फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, और वो ठीक से फैल नहीं पाती हैं, और ब्लड उसमें ठीक से पंप नहीं हो पाता है। ये बहुत रेयर, सबसे कम टाइप की कार्डियोमायोपैथी है, जो किसी भी एज में हो सकती है, पर अक्सर ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। कभी-कभार इसके होने का कारण जो होता है वो इडियोपैथिक होता है, यानी कि इसके होने का रीज़न ही नहीं पता होता है कि क्यों हार्ट की मसल्स जकड़ गई हैं, क्यों उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है। तो इसका रीज़न इडियोपैथिक होता है, और कभी-कभार इसका रीज़न कुछ और कंडीशन के कारण भी हो सकता है, जैसे कि कोई और बीमारी हुई हो हार्ट की, मान लीजिए अमाइलोडोसिस हुआ हो। तो अगर किसी को अमाइलोडोसिस हुआ है, तो उसको चांसेस हो सकते हैं कि उसको रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाए।
तो कभी कभार ये किसी कारण से भी होती है या कभी कभार इसके होने के कोई कारण भी नहीं होते हैं। तो ये हमारा तीसरा टाइप होता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब आता है हमारा एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। ये भी रेयर टाइप की कार्डियोमायोपैथी होती है। इसमें हमारा जो लोअर राइट हार्ट है यानी कि राइट वेंट्रिकल, ये जो है हमारा राइट वेंट्रिकल, इसमें स्कार टिश्यूज बन जाते हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको, जो यहाँ पे फैटी टिश्यूज होने चाहिए थे वो स्कार टिश्यूज में बन जाते हैं, जिसके कारण हमारा हार्ट जो है वो साथ साथ काम नहीं कर पाता है, रिदम में काम नहीं कर पाता है। और इसके होने का कारण है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण सबसे ज्यादा अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी का टाइप हमें देखने को मिलता है। और फैटी जो टिश्यूज है, एडिपोज टिश्यूज है, उनकी जगह पे स्कार टिश्यूज आ जाते हैं। इस कारण से एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी होता है। अब हम बात करेंगे इसके होने के कारणों के बारे में। अभी हमने कार्डियोमायोपैथी को जाना कि कार्डियोमायोपैथी क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके होने के क्या कारण होते हैं। कार्डियोमायोपैथी होने का कारण अननोन है। इसका कोई एग्जैक्ट कारण अभी तक नहीं पता कर पाए हैं। कुछ लोगों में ये जो कंडीशन है वो जन्म से होती है, कुछ लोगों में ये विरासत में मिली हुई होती है, किसी किसी को पैदा हुए हैं तब से ही कार्डियोमायोपैथी बनी हुई है, किसी किसी में ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को कार्डियोमायोपैथी थी तो उन्हें भी कार्डियोमायोपैथी हो गई है। साथ ही साथ हो सकता है कि लाइफस्टाइल ऐसी हो, किसी की दिनचर्या ऐसी हो, किसी के जीने का तरीका ऐसा हो जिस कारण से हो गई है। अब वो जो भी कारण है हमारे, हम उन सब के बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या कारण है जिन कारण से ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है लंबे समय से किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो। अगर किसी को बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो कंट्रोल में नहीं है, तो कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन डेवलप होती है। अगर पहले किसी को हार्ट अटैक आया हो, तो अगर एक बार हार्ट टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक आया हो, पहले उसकी हिस्ट्री में हो, पर्सनल हिस्ट्री में कि हार्ट अटैक है, तो उनको भी कार्डियोमायोपैथी अगर होता है तो ऐसे लोगों में भी कारण बन सकता है कार्डियोमायोपैथी होने का। अगर लंबे समय से किसी की हार्ट रेट जो है बहुत फास्ट है, किसी को हार्ट रेट में एबनॉर्मल हार्ट रेट की कंडीशन हो और वो काफी लंबे समय से बनी हुई हो, तो भी कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। अगर हार्ट की जो वॉल्स हैं उनमें दिक्कत हो, उस कारण से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हार्ट वॉल्स में किसी को दिक्कत होती है तो उनमें कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। कोविड-19 इन्फेक्शन हो, अगर किसी की हिस्ट्री में कोविड-19 इन्फेक्शन है या हुआ है तो उनको भी कार्डियोमायोपैथी के चांसेस या उनको कार्डियोमायोपैथी होने के कारण बनते हैं। कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हार्ट में कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, किसी तरीके का हार्ट इन्फ्लामेशन अगर किसी को रहा हो तो भी उसको इन्फेक्शन के कारण, जैसे किसी को एंडोकार्डाइटिस रहा हो, जो हमारी एंडोकार्डियम लेयर होती है, तो अगर किसी किसी को उसमें इन्फेक्शन रहा हो तो उस कारण से भी कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो,
जैसे कि कोई बहुत ज्यादा मोटा है, ओबेसिटी में आ गया है, उसको थायराइड है या फिर डायबिटीज है, तो ऐसे कारण भी बन सकते हैं कार्डियोमायोपैथी होने की। अगर किसी की बॉडी में विटामिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मिनरल्स नहीं है उनकी डाइट में, स्पेशली B1, थायमिन, विटामिन B1 अगर कोई कम लेता है, कम विटामिन लेता है, तो भी उनकी बॉडी में कार्डियोमायोपैथी होने का कारण रहता है। अगर किसी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो, किसी की अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज हो गया है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर बन गया है, अनकंट्रोल है, तो उनको भी कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगर किसी को हेमोक्रोमेटोसिस है, यानी कि उनकी हार्ट की मसल्स में बहुत ज्यादा आयरन बनता हो, तो उनको कार्डियोमायोपैथी के कारण बन सकता है। अगर हमारी बॉडी के किसी भी एरिया में, हार्ट में या लंग्स में, या तो सार्कोइडोसिस हो जाए या वहां पे लंप हो जाए, यानी कि ग्रेनुलोमास हो जाए, अगर छोटा सा लंप जो कि एक तरीके का कैंसर होता है, अगर उसकी ग्रोथ हो जाए हार्ट में या लंग में, तो उस कारण से भी कार्डियोमायोपैथी होता है। अगर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल प्रोटीन बनता हो ऑर्गन में, हमारे हार्ट में, जैसे कि अमाइलोडोसिस जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा बनता हो बॉडी में, कोई कनेक्टिव टिश्यूज का कोई डिसऑर्डर रहा हो बॉडी में, कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता हो, काफी लंबे समय से, काफी सालों से कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा हो, कोई बहुत ज्यादा कॉफी लेता हो, या स्टेरॉइड्स को लेता हो, एम्फेटामाइंस भी कहते हैं जिन्हें, अगर कोई बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स लेता हो, किसी को पहले कभी कैंसर रहा हो, उसकी कीमोथेरेपी हुई हो या रेडिएशन थेरेपी हुई हो, तो उस कारण से भी कार्डियोमायोपैथी डेवलप्ड होती है। अब हम देखते हैं कि कार्डियोमायोपैथी के कारण आपको किस तरीके के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कभी कभार शुरुआती दौर में जब कार्डियोमायोपैथी बनने लगता है हार्ट में, तब एकदम से कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, बट जैसे जैसे वो एडवांस होती जाती है कंडीशन, तब लक्षण दिखाई देते हैं। अर्ली स्टेज जब आती है कार्डियोमायोपैथी की, तब उसमें बिल्कुल लक्षण नहीं रहते हैं, जब तक कोई दिक्कत एकदम सीवियर ना हो जाए, थिकनिंग ज्यादा ना हो जाए या डिपोजिशन ज्यादा ना हो जाए मेलाटोसिस का, तब तक नहीं दिखाई देते हैं लक्षण। तो इसके लक्षण में सबसे पहला आता है कि सांस लेने में बेचैनी बने रहना, ऐसा लगना कि हमें सांस ही नहीं आ रही है, भले आप आराम कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, आपको हमेशा ये फीलिंग रहती है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। पैरों में, पंजों में, तलवों में सूजन, इस तरीके से पैर सूजे हुए दिखाई देना। ठीक है, तो सांस लेने में दिक्कत रहना, पैरों में सूजन आना, पेट में हमेशा ब्लॉटिंग बने रहना, गैस जैसा लगना, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर अमाइलोडोसिस फूड अगर बन जाता है बॉडी में, तो वो पेट में भरने लगता है, तो हमें उस कारण से भी ब्लॉटिंग रहती है। तो एकदम से पेट में बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम रहना, बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग होते रहना, जब भी आप लेटें तब बहुत ज्यादा कफ बनना, ऐसे लगना कि छाती में बहुत कफ है, और सीधे लेटने में दिक्कत होना, आप सीधे नहीं लेट पाएंगे, एक करवट में ही लेट पाएंगे, आप सीधे लेटेंगे तो आपको बेचैनी होने लगेगी, तो सीधे लेटने में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलना। तो इस तरीके के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं इसमें। थक जाना, बहुत जल्दी थकान रहना या हमेशा थका हुआ महसूस करना,
बॉडी में हमारे दिल की जो हार्ट बीट है वो एकदम से तेज सुनाई देना, कि कुछ बहुत तेज से रश हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि हम जब पानी का जो सप्लाई रहता है पाइप से, अगर हम उसको एकदम से बंद कर दे फिर एकदम से छोड़ें तो वो कितनी तेजी से बाहर निकलता है। तो इस तरीके का आपको दिल में महसूस होना कि बहुत तेजी से मेरी जो धड़कन है बहुत तेजी से दौड़ रही है। सीने में हमेशा एक दबाव जैसा महसूस होना, कि कुछ दबाव बना हुआ है सीने में, और अच्छा नहीं लगना, कुछ एक अनकंफर्टेबल रहना, डिस्कंफर्ट बने रहना, चेस्ट में हमेशा दबाव रखना कि कुछ बहुत भारी सा हमारे चेस्ट में बना हुआ है। सिर चकराना, चक्कर जैसा लगना, ऐसा लगना कि मुझे चक्कर आ जाएंगे, मेरा सर चकरा रहा है, और कभी कभार बेहोश हो जाना, या मैं बेहोश हो जाऊंगी, इस तरीके का महसूस करना। अगर इसके लक्षणों को समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो धीरे 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 ये बढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे ये कंडीशन बढ़ने के कारण बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। लंबे समय से अगर ये कंडीशन बनी हुई है, ऐसे लक्षण बने हुए हैं, और वो हम इग्नोर कर रहे हैं, ट्रीट नहीं करवा रहे हैं, तो ये कंडीशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जानलेवा भी हो सकती है। इस तरीके के कुछ लक्षण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसी कौन सी आदतें हैं जिस कारण से हमारे अंदर कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण से हमारे रिस्क हो सकता है कार्डियोमायोपैथी होने का, जिसमें सबसे पहला आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले कार्डियोमायोपैथी रहा हो, हार्ट फेलियर रहा हो, या अचानक से कार्डियक अरेस्ट के कारण किसी की डेथ हुई हो, तो आपको रिस्क होता है कार्डियोमायोपैथी होने का। अगर लंबे समय से बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर बना हुआ हो तो भी आप रिस्क में हैं। ऐसी कंडीशन जो आपके दिल को अफेक्ट करती है, जिसमें आता है आपका हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या हार्ट का इंफेक्शन जैसे कि इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी। बहुत ज्यादा मोटापा हो जिस कारण से काम करने में आपको दिक्कत होती हो, बहुत ज्यादा अल्कोहल आप लेते हो, बहुत ज्यादा शराब पीते हो आप, ड्रग्स के इस्तेमाल हो जैसे कि कोकेन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एम्फेटामाइंस, ऐसे किसी ड्रग्स का आप इस्तेमाल करते हो, तो आप रिस्क में हैं कि आपको कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। कीमोथेरेपी आपकी पहले कभी हुई हो, या रेडिएशन थेरेपी हुई हो कैंसर के लिए, तो भी आपको रिस्क रहता है कार्डियोमायोपैथी होने का। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण कार्डियोमायोपैथी के आप रिस्क में रहते हैं, और वो बीमारियां होती हैं डायबिटीज, थायराइड की कोई डिसीज, बॉडी में बहुत ज्यादा आयरन का बढ़ना जैसे कि हेमोक्रोमेटोमसिस, एमाइलोडोसिस, या सार्कोइडोसिस, या कनेक्टिव टिश्यूज का कोई डिसऑर्डर हो। तो अगर ऐसी कोई बीमारियां हैं आपको, तो आपको रिस्क होता है कार्डियोमायोपैथी होने का। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जिनके कारण आप रिस्क में रहते हैं कि आपको कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। जैसे कि हार्ट फेलियर और हार्ट प्रॉब्लम में जो दवाइयां होती हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, या कुछ बेहोशी के मेडिकेशन, या कुछ ऐसे मेडिकेशन जो यूज होते हैं ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, खून की कोई बीमारी को ट्रीट करने के लिए, या फिर हार्ट बीट की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, नर्वस सिस्टम की कोई बीमारी हो उसको ट्रीट करने के लिए, मेंटल हेल्थ की कंडीशन कुछ हो अगर खराब, उसको ट्रीट करने के लिए, लंग्स की या फिर यूरिन की कोई प्रॉब्लम हो, यूरिन सिस्टम की कोई दिक्कत हो,
बॉडी में कोई इन्फ्लामेटरी डिसीज हो या इन्फेक्शन हो। इन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं तो कभी कभार ये ड्रग्स भी कारण बन जाते हैं कार्डियोमायोपैथी होने का। तो अगर आप ये मेडिकेशन लेते हैं तो आप रिस्क में है कि आपको कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हो तो अल्कोहल का यूज हमारे हार्ट की मसल्स को कमजोर बनाता है, जिस कारण से आपको कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। अगर किसी की नींद ठीक नहीं है, जिस कारण से रात में जब वो सांस लेते हैं तो ठीक तरीके से सांस नहीं आती है, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल रहता हो, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट रहती है। तो इन प्रॉब्लम्स के कारण से भी कार्डियोमायोपैथी में रिस्क में रहते हैं आप, जो रात में जिनको ठीक से सांस नहीं आती है। अगर बहुत ज्यादा स्मोकिंग और तंबाकू का इस्तेमाल है, अगर आप स्मोक करते हैं तो उसे तुरंत रोक दें, तंबाकू खाते हैं तो उसे तुरंत रोक दें, क्योंकि स्मोकिंग और तंबाकू जो है वो हमारे हार्ट डिसीज को और हार्ट फेलियर की कंडीशंस को बढ़ावा देते हैं। बहुत ज्यादा मोटे हैं, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी हार्ट की कंडीशन का। तो जो मोटे लोग हैं, जो ओबेसिटी में आ रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा रिस्क होता है कार्डियोमायोपैथी होने का। कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो वो भी हमारी हार्ट की मसल्स को डैमेज करता है। तो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन के रिस्क में रहते हैं आप। अब हम बात करेंगे कार्डियोमायोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जो हार्ट फेलियर का जो कॉम्प्लिकेशन है, कार्डियोमायोपैथी का जो कॉम्प्लिकेशन है, वो डिपेंड करता है कि हार्ट की जो बीमारी है वो कितनी सीवियरिटी की हुई है, आपकी जो पूरी बॉडी की हेल्थ है वो कैसी है, आपका एज क्या है, क्योंकि यंग एज वाले जो रहेंगे उन तो वो तो ग्रोइंग एज में रहेंगे, वो जल्दी रिकवरी कर लेंगे। पर जो ओल्ड एज वाले रहेंगे उनकी तो एज जा रही है, उनकी बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस हो रहे हैं, डीजनरेटिव चेंजेस, तो वो रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो हमेशा उस डिसीज की सीवियरिटी पे डिपेंड करते हैं, आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ पे डिपेंड करते हैं और आपकी उम्र पे डिपेंड करते हैं। कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलते हैं मैं उनके बारे में आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला आता है हमारा किडनी डैमेज या किडनी फेलियर। हार्ट फेलियर जो होता है वो कम कर देता है रक्त का संचार आपकी किडनी में, जिस कारण से किडनी फेलियर कंडीशन देखने को मिलती है अगर हार्ट फेलियर को छोड़ दिया जाए या ट्रीट नहीं किया जाए। जो किडनी पेशेंट होते हैं, जो किडनी डैमेज के पेशेंट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट एनालिसिस डायलिसिस के द्वारा ही होता है। हार्ट के वॉल्व की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जो हमारी हार्ट वॉल्व होती हैं वो ब्लड फ्लो को एक डायरेक्शन में बहाने का काम करती हैं, पर अगर वो ठीक से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, हार्ट चौड़ा होने लगेगा, प्रेशर पड़ने लगेगा हार्ट पे, जिस कारण से हार्ट फेलियर जैसा कॉम्प्लिकेशन भी आपको बन सकता है। फिर आता है हमारा हार्ट रिदम प्रॉब्लम। हार्ट रिदम प्रॉब्लम जो होती है ये धीरे धीरे क्या होते हैं, इस कारण से हार्ट रिदम प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। कार्डियोमायोपैथी के कॉम्प्लिकेशन में हार्ट रिदम दिक्कत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है अगर वो ठीक से पंप नहीं करेगा तो हमारे जो हार्ट बीट है वो भी ठीक से नहीं आएगी, वो भी रिदम में नहीं आएगी। तो हार्ट रिदम प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमारे कार्डियोमायोपैथी के कॉम्प्लिकेशन में। लीवर भी डैमेज हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी के कारण अगर हार्ट फेलियर होता है तो उससे क्या होता है, फ्लूइड बनने लगता है, माइलोडोसिस बनने लगता है बहुत ज्यादा, तो जो कि हमारे लीवर के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। जब लीवर पे प्रेशर डलता है तो हमारे लीवर में स्कार होने लगते हैं और लीवर फिर ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो लीवर डैमेज जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। बॉडी में ब्लड क्लॉट बनने लगता है।
अगर हार्ट ठीक से पंप नहीं करेगा तो क्या होगा, बॉडी में खून का थक्का जो जम जाएगा वो बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करने लगेगा। और बॉडी का थक्का जाके अगर किसी बहते हुए हार्ट में या ब्रेन में कहीं पे अटक गया, उसके आगे हमारा ब्लड सप्लाई नहीं कर पाया, वो ब्लड सप्लाई नहीं दे पाया, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ब्लड क्लॉट भी हमारे कार्डियोमायोपैथी के सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अब आता है प्रिवेंशन, कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे इसको हम रोक सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छी हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी डेली। डेली हम अच्छा खाएंगे और अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ये चीजों को हम रोक सकते हैं। अच्छी डाइट में आता है कि हर तरीके के फ्रूट्स खाएं, हर तरीके की सब्जी खाएं, हर तरीके के अनाज खाएं। जितना कोशिश हो सके हम जो वूल ग्रेन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो अनाज होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा ले पाए। अंकुरित अनाज जो होते हैं उनको भी ज्यादा ले पाए। ऐसे फलों, सब्जियों या भोजन को हमेशा प्रायोरिटी दे जिनमें लो सैचुरेशन हो या ट्रांस फैटी हो, उनको उनका ही सेवन करें। हेल्दी चॉइस में आप लीन मीट्स ले सकते हैं। अगर आपको पोल्ट्री है, आपको नॉन वेजिटेरियन है आप, तो आप स्किन को हटा के ही खाएं। बिना फ्राई की हुई फिश लें, बीन्स, साथ ही साथ फैट फ्री या लो फैट वाले जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनका सेवन करें। जब भी खाना तैयार करें या खाएं, उसमें कम सोडियम यानी कि नमक कम करें, क्योंकि ज्यादा आप अगर सॉल्ट लेते हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ा देता है। जो कार्डियोमायोपैथी या हार्ट की किसी भी तरीके की बीमारी के जो लोग होते हैं, उनमें हमेशा डैश डाइट जो होती है वो फॉलो की जाती है। तो आप डैश डाइट को लेके भी अपने जो दिल की बीमारियां हैं उस पे रोक लगा सकते हैं। ऐसे खाने को या पेय प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ऐसे चीजें लें जिनमें कम शुगर है। अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, ऐसी चीजें ना पिए जिनमें अल्कोहल हो। जो हेल्दी वेट होता है उसको हमेशा ध्यान में रखें। हमेशा कोशिश करें कि अपने वेट को हेल्दी रखें, ठीक है। ज्यादा कैलोरीज भी ठीक नहीं है और कम कैलोरीज भी ठीक नहीं है, इसलिए जो डेली आपको जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी आप जरूर लें। हमेशा अपनी कैलोरीज को बैलेंस में बना के रखें और जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं उतनी ही फिजिकल एक्टिव भी रखें, क्योंकि कैलोरीज का आना और जाना दोनों बैलेंस रहना चाहिए, तभी आप एक अच्छा हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। हमेशा फिजिकल एक्टिव रहें, कोशिश करें फिजिकली एक्टिव रहें, पर जब भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें तो उसके पहले डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट कर लें कि मैं ये मेडिकेशन लेता हूँ तो मैं इस मेडिकेशन के साथ मुझे दिक्कत तो नहीं फिजिकल एक्टिविटी में, मेरी अभी की जो हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है, मुझे किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। मुझे चेस्ट में पेन आता है फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे, सांस भरने लगती है या चक्कर आने लगता है, तो मैं क्या करूं। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ही फिजिकल एक्टिविटी करें, पहले किसी से कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें, जैसे कि स्मोकिंग बंद कर दें, वेट कम करें बहुत ज्यादा हो अगर तो, अल्कोहल बिल्कुल ना लें, ड्रग्स भी बिल्कुल ना लें, अच्छी नींद लें, बॉडी को अगर आप काम करवा रहे हैं दिन में तो उसको रेस्ट भी दें, टेंशन कम लें, स्ट्रेस कम लें। कोशिश करें कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हमेशा कंट्रोल में रहें। अब आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में डॉक्टर आपका सबसे पहला मेडिकल हिस्ट्री लेगा कि पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या,
कोई हार्ट की दिक्कत है क्या, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, आपको किस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, इस तरीके से वो आपका पहला डायग्नोसिस करेगा। फिर आपका डॉक्टर चेक करेगा कि कोई रिस्क तो नहीं है कार्डियोमायोपैथी का, रिस्क वाली कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज या डायबिटीज, इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। साथ ही साथ डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से आपके लंग्स को चेक करेगा कि कोई फ्लूइड तो नहीं भर गया है लंग्स में, हार्ट का कैसा साउंड आ रहा है, नॉर्मल साउंड है या मरमर साउंड आ रहा है, चेंज होके आ रहा है, किस तरीके का साउंड है, इस तरीके का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। साथ ही आपकी नेक की जो वेन्स है उनको चेक किया जाएगा कि वहां पे कैसी हार्ट बीट चल रही है, पेट में या पैरों में सूजन तो नहीं है, फ्लूइड तो नहीं भर गया है, वो चेक करेंगे। तो इस तरीके का मेडिकल हिस्ट्री लेंगे आपकी और फिजिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री के बाद कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिनसे डायग्नोसिस किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर हम ऐसी बीमारियों को देखते हैं जो हार्ट के लिए खतरा बन जाए, जैसे कि आपका डायबिटीज टेस्ट हो गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया कितना है, तो इन सब के लिए ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं कि कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है। चेस्ट का एक्सरे, एक्सरे से शो हो जाएगा कि कोई लंग्स का या हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं आ गई है। फिर आता है हमारा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये बहुत तुरंत रिजल्ट देने वाला, बिना दर्द का होता है, इसमें कम मतलब दर्द ही नहीं होता है और जल्दी ही पता चल जाता है कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है हार्ट में। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट बीट का ग्राफ बन के आता है, उसमें टाइम और कितनी लेंथ, कितने समय में कितना हार्ट बीट हो रहा है और कितनी लेंथ का हो रहा है, इस तरीके का ग्राफ बन के आता है। तो ईसीजी में इस तरीके का ग्राफ दिखता है, ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये ऐसा, जैसे कोई कार्डियक हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसका ग्राफ इस तरीके से बना हुआ आता है, ये हमारा नॉर्मल है। तो ईसीजी से तुरंत पता चल जाता है कि किस तरीके की हार्ट बीट चल रही है। फिर आता है हमारा इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है, साउंड वेव्स निकाली जाती हैं। साउंड वेव्स क्या करती हैं, पूरा एक इमेज बना देती हैं, हार्ट किस तरीके से चल रहा है उसका पूरा इमेज बन जाता है। इसमें हार्ट का साइज, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर, हमारी हार्ट वॉल्व और हमारा हार्ट किस तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा है, पूरा उसमें एक इमेज बन के आ जाती है। साथ ही साथ इकोकार्डियक जो होता है उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें ये शो होता है कि हमारा हार्ट कितनी तेजी से पंप कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अगर हार्ट फेलियर का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो किस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस बनानी चाहिए, इसको पता करने में भी हमारा इकोकार्डियोग्राम मदद करता है। फिर आता है हमारा स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट के अंदर हम हमारी हार्ट की एक्टिविटी को तब देखते हैं जब हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं उस समय हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हम स्ट्रेस टेस्ट में ये पता करते हैं। इसके लिए आपको ट्रेडमिल पे चलाते हैं और आपके साथ ईसीजी मशीन को अटैच कर देते हैं। कभी कभार ऐसे में हम आईवी ड्रग्स भी देते हैं ताकि क्या होता है कि एक्सरसाइज जो है इसमें हम स्टिमुलेट कर सकें हार्ट की, तो इसको आईवी ड्रग्स के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर ट्रेडमिल पे वॉक करवा सकते हैं। कभी कभार स्ट्रेस टेस्ट को हम ऑक्सीजन मास्क पहन के भी देते हैं ताकि हार्ट और लंग्स में हमारा ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बराबर मात्रा में आता जाता रहे, तो प्रॉपर एक टेस्ट सामने आ जाए कि किसी एक्टिविटी के टाइम पे किस स्ट्रेस में हार्ट रहता है। इस तरीके से देखिए आपका पूरा ईसीजी लगा देते हैं, ब्लड प्रेशर कफ भी लगाते हैं, बीपी मेजर होता है और ट्रेडमिल पे वॉक होती है।
तो किसी एक्टिविटी के टाइम पे किस तरीके का एक्सरसाइज होती है, ये हम स्ट्रेस टेस्ट से पता करते हैं। तो कार्डियो मायोपैथी का पता करने के लिए इस तरीके के हम डायग्नोसिस करते हैं। मायोकार्डियल बायोप्सी से भी हम पता कर सकते हैं कार्डियोमायोपैथी का। इस टेस्ट में क्या होता है, एक छोटा सा इंसर्शन लगता है, छोटा सा कट लगता है, उसमें एक छोटी सी फ्लेक्सिबल कॉर्ड को हम वेन में से अंदर डाल देते हैं, और वेन होती है हमारे नेक की या जांघों के पास की। वहां से एक छोटी सी वेन, फ्लेक्सिबल कॉर्ड वाली वेन को हम गुजारते हैं, वो हार्ट तक जाती है, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लेती है वो, जो कि हमारी कार्डियक मसल से उसका छोटा सा टुकड़ा लेके उसको हम बाहर निकाल देते हैं। फिर उस टुकड़े की मदद से हम पता करते हैं कि क्या कंडीशन है। तो मायोकार्डियल बायोप्सी की मदद से भी हम मायोकार्डियोपैथी का पता कर सकते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी की मदद से भी हम पता कर सकते हैं। इस टेस्ट में बहुत पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब लगती है, कैथेटर कहते हैं इस ट्यूब को। इसको हम ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो कि हमारे ग्रोइन रीजन यानी कि जांघों के पास से, हम इसको इंसर्ट करवाते हैं, और साथ ही इसमें हम डाई भी डालते हैं। ये डाई जो डलती है कैथेटर में, वो इसलिए डालते हैं ताकि क्लियरली जो एक्सरे है वो दिख जाए। एक्सरे में जिस जिस जगह पे डाई रहती है वो एरिया ब्लू ब्लू हो जाता है, और जहां पे वो रुक जाती है वो एकदम व्हाइट हो जाता है। तो कोरोनरी एंजियोग्राम की मदद से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कार्डियोमायोपैथी को। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम मेडिकेशन का जो ट्रीटमेंट है, किस तरीके की मेडिकेशन दी जाती है, किस तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मेडिकेशंस में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सबसे पहले मेडिकेशन दी जाती है कि ब्लड प्रेशर को कम किया जाए। इसमें ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कुछ मेडिकेशन हैं जो दी जाती हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी मेडिकेशन को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह कर लें। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेडिकेशन लेते हैं। फिर आता है हार्ट रेट को कम करने के लिए, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी की पेशेंट की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत फास्ट और रैपिड होती है, तो उसको स्लो करने के लिए भी हम मेडिकेशन लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डेक्सिन जैसे कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि हार्ट रेट को कम करने के लिए हम लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हैं उनको हम ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी देते हैं। हार्ट को प्रॉपर बीट करने के लिए, बराबर उसको रिदम में चलाने के लिए भी मेडिकेशंस देते हैं, जैसे कि एंटी एरिथमेटिक्स, जो कि जो इरेगुलर हार्ट बीट्स है उनको रोकती है। ठीक है, तो इनके लिए भी हम मेडिकेशन लेते हैं। अब जब हार्ट में चेंज होते हैं तो बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं, उनमें भी इम्बैलेंस आता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स को बैलेंस करने के लिए, बॉडी के फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारी मसल्स को, नर्व टिश्यूज को प्रॉपर वर्क करवाते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एडोस्टेरोन ब्लॉकर्स लेते हैं, जो कि हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। बॉडी में अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड है या सोडियम है तो उसके लिए डाईयूरेटिक्स या वाटर पिल्स ली जाती हैं, जो कि हमारे बॉडी के एक्सेसिव फ्लूइड को और सोडियम को बॉडी से निकालती है। ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट्स लिए जाते हैं, जो ब्लड को पतला करते हैं, ब्लड क्लॉट को जमने से रोकते हैं। ये जो थिनर्स होते हैं, ब्लड थिनर्स, इनको हम ब्लड क्लॉट रोकने के लिए, साथ ही साथ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में इसका
खासकर इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी के इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी मेडिकेशन ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी मेडिकेशन को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे सलाह करें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। अब हम कार्डियोमायोपैथी के सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं या क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो सर्जिकल में सबसे पहला आता है सेप्टल माइक्टोमी। सेप्टल माइक्टोमी जो होता है एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ये उनको दी जाती है जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी होता है और बहुत ज्यादा ही कंडीशन खराब हो रही हो, बहुत सीवियर लक्षण देखने को मिल रहे हों। ये जो सर्जरी है ये जनरली रिवर्स हो जाती है यंगर पेशेंट में, जो कि मेडिकेशन पे हो, इनके मेडिकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये रिजर्व्ड होती है। जो यंगर पेशेंट होते हैं जिनकी बॉडी मेडिकेशन पे काम नहीं कर रही है, मेडिकेशन आप ले चुके हैं पर बॉडी उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे रही है, तो फिर ऐसे पेशेंट में हम सेप्टल माइक्टोमी करते हैं। इसमें सर्जन क्या करते हैं, जो सेप्टम है, जो हिस्सा जो सूज गया है, जो सेप्टम दो वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहा है, अगर वो मोटा हो गया है तो उस मोटे हिस्से को कट करके वहां से निकाल दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो जो होगा हार्ट का वो बढ़ जाएगा और फिर आसानी से बॉडी के बाहर भी आने जाने लगेगा। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम सेप्टल माइक्टोमी करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के लिए। अब कभी कभार हम सर्जिकली इम्प्लांट भी कर देते हैं डिवाइसेस को। अगर हार्ट बीट ठीक नहीं है, ब्लड पंप नहीं कर रहा है, हार्ट में फेलियर के कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं, तो उसके लिए भी कुछ हम जो डिवाइसेस होती हैं वो प्लेस कर देते हैं। तो कुछ सर्जन इम्प्लांट कर देते हैं काफी तरीके की डिवाइसेस, ताकि हमारा दिल जो है, जो हार्ट है, वो प्रॉपरली वर्क कर सके। अब वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहला आता है पेसमेकर। पेसमेकर डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी की जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो सके। अगर कार्डियोमायोपैथी के कारण किसी की बॉडी की हार्ट बीट एकदम रिदम में नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में पेसमेकर लगाया जाता है ताकि जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस लगा सकते हैं। अगर किसी का हार्ट पंप नहीं कर रहा है ब्लड को, तो उन्हें LVAD थेरेपी दी जाती है काफी लंबे समय के लिए। या फिर ऐसे पेशेंट जो ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, उनको भी हम LVDA डिवाइस देते हैं। इस तरीके की LVAD डिवाइस होती है जो कि मदद करती है हार्ट को पंप करने के लिए, ब्लड फ्लो को पंप करवाने के लिए। फिर आता है अगली डिवाइस होती है इम्प्लांटेबल कार्डियो वर्ट्रल डिफिब्रिलेटर्स, ICD। ये मेंटेन करती है हमारी हार्ट बीट को। कैसे? ये इलेक्ट्रिकल शॉक देती है हार्ट को। तो ऐसे कार्डियोमायोपैथी के कॉम्प्लिकेशन जिसमें अरिथमिया हो गया हो, हार्ट बीट रेगुलर नहीं हो, उसको डिटेक्ट भी करती है, साथ ही साथ एक इम्पल्स भी जनरेट करती है ताकि हार्ट बीट हो, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो। तो ICD भी हम इम्प्लांट कर सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है अगर कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है, मसल्स बहुत ज्यादा मोटी हो गई है या वेंट्रिकल बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया है, तो ऐसे में हार्ट ट्रांसप्लांट ऑप्शन रहता है। इसमें जो पेशेंट का हार्ट होता है उसको रिप्लेस करते हैं हेल्दी डोनर हार्ट से। ये एक तरीके का एंड स्टेज की कंडीशन है कि अगर एंड स्टेज आ गई है और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है,
या सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ है, तो आखिरी कंडीशन रहती है कि हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। फिर एक और प्रोसीजर होता है अल्कोहल सेप्टल अब्लेशन। ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में क्या होता है, एक हम बॉडी में अल्कोहल को भेजते हैं, जो एक टाइप होता है अल्कोहल का जिसे हम एथेनॉल कहते हैं। इसको बॉडी में हम ट्यूब की मदद से डाल देते हैं। छोटी सी आर्टरीज के थ्रू हम इसको सप्लाई करते हैं कि वो जाए, वहां पे हम हार्ट की मसल्स के पास इसको भेज देते हैं। इस तरीके से देखिए, छोटी सी आर्टरी से हम एक ट्यूब डालते हैं हार्ट की मसल्स के पास, इस तरीके की कैथेटर की मसल से। कैथेटर के अंदर क्या होता है, बहुत एथेनॉल भर देते हैं। तो एथेनॉल जब उस कैथेटर में डालते हैं और फिर वहां जब हम छोड़ते हैं हार्ट की मसल्स के पास, तो वो क्या करता है, एबनॉर्मल जो सेल बनने लगे हैं उनको खत्म करने लगता है। जिससे क्या होता है, हमारी जो एक्स्ट्रा लार्ज वाली जो मसल्स हो गई हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, नॉर्मल साइज में आने लगती हैं। तो अल्कोहल सेप्टल अब्लेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। हार्ट सर्जरीज जो होती हैं वो एज के साथ साथ काफी रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं। तो इसी कारण से एब्लेशन जैसी जो चीजें होती हैं, इसमें हम प्रेफर करते हैं कि माइक्टोमी हो ओल्डर पेशेंट में या मेडिकल ट्रीटमेंट हो। जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनको अल्कोहल सेप्टल अब्लेशन जैसी चीजें नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें रिस्क ज्यादा होता है कॉम्प्लिकेशन बनने का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कार्डियोमायोपैथी, जिसमें आज हमने कार्डियोमायोपैथी के टाइप, इसके कारण और इसके लक्षण और इसका ट्रीटमेंट देखा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो और आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।